वेलकम टू वानी क्लासेस। आज का जो हमारे पास वीडियो रहेगा इसमें हम कुछ कंसेप्ट्स की बात करेंगे जो हमारे पास अकाउंटेंसी में हम यूज़ करते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करने से पहले। ठीक है, तो जो भी हम कंसेप्ट यूज़ करते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला जो कंसेप्ट है हमारे पास बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो इसमें क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि जो बिजनेस है, बिजनेस को और जो उस बिजनेस को स्टार्ट करने वाला ऑनर है, ठीक है, ऑनर या फिर उसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन करने वाला बंदा है, इन्वेस्टर है, ठीक है, तो उन सबको अलग मान रहा है और हमारे पास बिजनेस को एक अलग एंटिटी मानना है। मतलब जैसे अभी मैं बोलूँगा कि रवि नाम का बंदा है, उसने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो रवि एंटरप्राइज जो रहेगा वो अलग है और रवि अलग है। ठीक है, तो मतलब आपको जब भी प्रॉफिट गिनना होगा या फिर वेल्थ गिननी होगी तो रवि एंटरप्राइज की प्रॉफिट अलग गिनी जाएगी और रवि का अलग गिना जाएगा। तो ये दोनों अलग चीज़ें कंसीडर करना है, अलग यूनिट कंसीडर करना है इन दोनों को एक बिजनेस में, ताकि आपके पास जो भी बिजनेस है उसमें क्लैरिटी रहे कि हाँ जी, ये जो मेरा बिजनेस है इसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम सेकंड कंसेप्ट की बात करें तो सेकंड कंसेप्ट मेरे पास है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ठीक है, तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का ये मतलब है कि जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शंस होंगी एक बिजनेस में, उन सबको जब आप रिकॉर्ड करोगे ना, तो उसको सिर्फ और सिर्फ मनी की टर्म्स में आपको लिखना है। ठीक है, मनी की टर्म्स में कैसे, मतलब मान लो आप 60 चेयर्स खरीद रहे हो, तो आपको जब इसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है तो आपको लिखना है 60 चेयर्स की प्राइस। ठीक है, कि आपने कितने प्राइस में खरीदी या बेची, जो भी है, जो भी ट्रांजैक्शन है, तो उसका प्राइस आपको मेंशन करना है। हालांकि आप ये भी लिख सकते हो कि 60 चेयर्स परचेज। नेक्स्ट जो है हमारे पास गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है। ये सिमिलर है जो हमने अजम्पशन पढ़ी थी गोइंग कंसर्न उसके, कि हमारे पास जो भी बिजनेस है हम उसको मानेंगे कि वो फॉर एवर के लिए कंटिन्यू रहेगा और वो नियर फ्यूचर में हम उसकी सेल नहीं करेंगे। तो इससे क्या जो होता है कि हम जितने भी हमारे पास एसेट्स होते हैं, लायबिलिटीज होती हैं, जो भी है, उसमें बहुत सारे हमें बेनिफिट्स रहते हैं। ये आपको मैंने अच्छे से समझाया था पिछली वीडियो में। अगर आपको नहीं समझ आया है तो आप फिर से एक बार देख लें उसको, आपको आई होप वो समझ आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास कंसेप्ट है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट है। ये मैंने अभी तक बहुत बार बोला है कि जो भी हम बिजनेस देख रहे हैं उसमें जितनी भी ट्रांजेक्शन हैं उनको हम एक अकाउंटिंग पीरियड तक के लिए कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद हम उसका एनालिसिस करते हैं, ताकि उस पीरियड के दौरान जो भी चेंजेस हुई हैं हमारे पास बिजनेस में वो हमें रिफ्लेक्ट हो सकें, वो हमें दिख सकें। फाइनेंशियल ईयर जो रहता है ना, जिसको हम बोलते हैं कि 1 अप्रैल से मार्च 31 तक, ठीक है, 31 मार्च तक जो ईयर रहता है, जब पीरियड रहता है, जैसे आप बजट की बात करो अगर, तो बजट भी इसी पीरियड के लिए बनता है। तो उसी पीरियड के दौरान जो भी कंपनी में चेंजेस आई हैं, ठीक है, जो भी कंपनी में या फर्म में या बिजनेस में जो भी चेंजेस आई हैं उसको जो रिकॉर्ड करके और उसकी एक बैलेंस शीट या फिर आपके पास ऑल अकाउंट्स, जो फाइनल अकाउंट्स जो बनाएंगे वो प्रिपेयर करके उसका एनालिसिस करते हैं। तो हर एक साल के बाद आपको ये प्रोड्यूस करनी पड़ती है। तो ये अकाउंटिंग पीरियड 1 साल होता है मोस्टली हर एक कंपनी के लिए, बट ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको 1 साल का ही देना है, आप सेमी एनुअली भी दे सकते हो, बट मोस्टली जो स्टैंडर्ड वे है उसमें आपको 1 साल के ही प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास है कॉस्ट कंसेप्ट। तो कॉस्ट कंसेप्ट अगर हम बात करें तो इसका बहुत ज़्यादा रिलेशन है किसके साथ, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के साथ। ठीक है, तो ये दोनों आपस में बहुत रिलेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब भी आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हो, जैसे आप कोई एसेट है वो ले रहे हो, तो उसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट मतलब जिस कॉस्ट पे आप उसको खरीद रहे हो, जिसको एक्वायरिंग कास्ट बोलते हैं। ठीक है, एक्वायरिंग कास्ट में जो आप खरीद रहे हो तो उसको आप रिकॉर्ड करोगे किसमें, बुक में। ठीक है, जो भी आपकी अकाउंटिंग की बुक होगी उसमें रिकॉर्ड करेंगे, और ये बुक्स कितनी तरह की होती हैं हम आगे देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट टाइम आपने कोई एसेट खरीदा, मान लो कोई मशीनरी खरीदी आपने, तो उसकी कुछ वैल्यू थी, मान लो 10,000 रुपया थी, तो आप ये जो 10,000 आप फर्स्ट टाइम जब रिकॉर्ड करोगे ना इसकी, तो ये इसका एक बेस बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसका बेस वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिस है इसका। अब नेक्स्ट ईयर में जब भी आपने इस मशीन की वैल्यू डिफाइन करनी होगी ना, तो आप इस वैल्यू को लोगे, ठीक है, और इसमें से जो 1 साल के दौरान इसमें जितना भी डेप्रिसिएशन हुआ है इस मशीन में, जो भी इसमें लॉस हुआ है मशीन में, वो माइनस करके उसका वैल्यू लिख दोगे। एक्चुअली ये तो कास्ट प्राइस ही है उसकी। ठीक है, तो मतलब जितने में आपने खरीदी है, एक्वायरिंग कॉस्ट है, तो वही उसमें से माइनस कर दोगे डेप्रिसिएशन, तो उसका एसेट का वैल्यू हो जाएगा। आप कभी भी इसको किस पे, मार्केट प्राइस पे नहीं लिखोगे। तो नेक्स्ट जो हमारे पास कंसेप्ट है उसमें है मटेरियलिटी कंसेप्ट।
ठीक है। तो मटेरियलिटी कंसेप्ट मतलब क्या है कि एक मटेरियल क्या होगा कंपनी के लिए, ठीक है, या फिर बिजनेस के लिए। मटेरियल वो चीज़ होगी जिसका हम क्या बोल सकते हैं कि रिलेटिव इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगी। रिलेटिव इम्पोर्टेंस मतलब कि बाकी और भी बहुत सारी आइटम्स हैं, बट वो जो चीज़ है उसकी इम्पोर्टेंस एक कंपनी में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाकी जो भी चीज़ें हैं। तो इसको अगर हम समझने की बात करें तो जैसे मान लो कि आपने कोई भी इंफॉर्मेशन जो है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो है दे दी है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है ये सब मैं बाद में बताऊंगा। ईयर के एंड में आप एक कंपनी की स्टेटमेंट प्रोड्यूस करोगे जिसमें फाइनेंशियल वे से पूरा कंपनी को डिस्क्राइब किया गया होगा, ठीक है। तो अब इसमें यह है कि जो मटेरियल क्या होगा कंपनी के लिए वो समझने की कोशिश करें। तो उसमें हमारे पास मान लो कि आपकी कंपनी में मैनेजमेंट टीम है, उसको कुछ डिसीजन लेना है, ठीक है। तो मैंने एक ऐसी चीज़ डाली है कंपनी उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है उस डिसीजन को लेने के लिए, ठीक है। तो वो जो चीज़ मैंने डाली है, जो आइटम मैंने डाली है इसमें, उसको हम बोल देंगे मटेरियल। ऑन द अदर हैंड अगर मैं कुछ ऐसी चीज़ें डाल रहा हूँ अपनी स्टेटमेंट में, ठीक है, तो जिसका कोई भी बेनिफिट नहीं है किसी भी यूज़र को, तो वो एक कंपनी के लिए मटेरियल नहीं है, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट जो बचे हुए हैं उसमें सबसे पहला है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। तो इसमें नाम से ही पता चल रहा है दो चीज़ों का जिक्र है हमारे पास, ठीक है। तो दो चीज़ें क्या है कि फॉर एवरी डेबिट देयर इज ए क्रेडिट। अगर कहीं पे हमारे पास पैसा आ रहा है तो उसको कोई ना कोई देने वाला भी होगा, या फिर कहीं पे कुछ चीज़ डेबिट हो रही है तो उसका कहीं ना कहीं कोई क्रेडिट भी कर रहा होगा। तो क्रेडिट और डेबिट के बारे में अभी यहाँ पे मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, बट नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसमें हम इसके रूल्स देखेंगे कि डेबिट क्या चीज़ करते हैं और क्रेडिट कैसे करते हैं, तो उसमें आपको अच्छे से समझ आएगी। बट फिलहाल के लिए डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ये है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो एक अकाउंट में हमारे पास क्या होगा, डेबिट होगा, तो किसी दूसरे अकाउंट में क्रेडिट भी होगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चलेंगी साथ में, ठीक है। तो इसके लिए एक इक्वेशन भी है हमारे पास, a माइनस एल इक्वल्स टू पी, ठीक है। पी या फिर सी बोल सकते हो इसको, ठीक है। पी मतलब प्रोप्राइटर्स क्लेम या इक्विटी, सी मतलब कि कैपिटल। तो ये दोनों चीज़ें सेम है, कैपिटल या प्रोप्राइटर्स क्लेम या इक्विटी, ये सब तीनों चीज़ें सेम है। और ए मतलब एसेट्स और उसके बाद एल मतलब लाइबिलिटीज। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी एक बार बताया, और नेक्स्ट इसको अच्छे से और करने की कोशिश करेंगे और इसका यूजेस देखेंगे। डुअल एस्पेक्ट में ये बोलते हैं कि कहीं डेबिट हो रहा है तो कहीं क्रेडिट भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास ये है कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन या रियलाइजेशन कंसेप्ट। तो इसमें क्या बताता है कि कब एक कंपनी का जो प्रॉफिट है या फिर रेवेन्यू है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, उसको मानेंगे कि हाँ ये हो चुका है। तो वो हम मानेंगे जब वो हमारे पास रियलाइज होगा। रियलाइज मतलब क्या है, इसको एक्चुअली ये जो है रियलाइजेशन, तो ये हमारे पास एक एक्ट के थ्रू हम बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं सेल्स ऑफ गुड्स, ठीक है। तो ये एक्ट के द्वारा इसको डिफाइन किया गया है। इसमें क्या बोला गया है कि हमारे पास जब भी एक रेवेन्यू है, इस एक्ट में हमारे पास बोला गया है कि जब भी हम गुड्स जो है ना वो हम ट्रांसफर कर लेंगे, ठीक है, ट्रांसफर कर देंगे किसको, बायर को, टू बायर। अब ये गुड्स की जगह पे हम सर्विसेज भी लिख सकते हैं, ठीक है। सर्विसेज या गुड्स जो भी हमारे पास हमें डिलीवर करनी होगी, वो अगर मैं खुद को एक बिजनेस मान रहा हूँ तो मैं अगर वो सर्विसेज या गुड्स को डिलीवर कर रहा हूँ एक बायर को, तो जिस टाइम पे मैं डिलीवर कर रहा हूँ उसी टाइम हम बोलेंगे कि वो प्रॉफिट या रेवेन्यू जो उससे होने वाला है वो रियलाइज हो चुका है, और उसको उस टाइम पे ही भी रिकॉर्ड कर देंगे हम, इंस्पाइट ऑफ कि वो कब हमें कैश देगा वापस या नहीं, बट उस चीज़ को हम गिन लेंगे और उस चीज़ को हम रेवेन्यू में कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये सेकंड हमारे पास कंसेप्ट था। उसके बाद नेक्स्ट जो बात करें मैचिंग कंसेप्ट, तो इसमें जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ चीज़ हमें मैच करनी है यहाँ पे। तो इसमें हम क्या चीज़ें मैच करेंगे वो देखेंगे। अब देखो हमने अभी तक सीखा कि हमारे पास क्या होता है कि बिजनेस को हम फॉर एवर कंसिडर करते हैं कि वो कंटिन्यू रहेगा, बट हम फिर भी क्या करते हैं कि अकाउंटिंग ईयर्स होते हैं या अकाउंटिंग पीरियड्स होते हैं, उनके दौरान हम उनकी स्टेटमेंट्स से हम अपने बिजनेस को टाइम टू टाइम एग्जामिन करते रहते हैं कि हाँ ये किस तरह से चल रहा है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से अगर हम देखें तो उस पीरियड के दौरान जो भी हमारे पास रेवेन्यू होगा
तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कुछ हमने एक्सपेंसेस भी किए होंगे, ठीक है ना। अगर कुछ रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो हमने कुछ खर्च भी किया होगा, एक्सपेंडिचर भी होगा हमारे पास। तो ये मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है कि जो भी रेवेन्यू हमारे पास जनरेट हो रहा है किसी पर्टिकुलर गुड को सेल या परचेज करने में, तो मैचिंग कंसेप्ट हमारे पास क्या बताता है कि हम अगर कोई भी गुड्स की सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो गुड्स हैं उसमें अगर हमें रेवेन्यू आ रहा है तो वो रेवेन्यू को हम रिकॉर्ड करेंगे, बट उसके साथ जो इस गुड्स की सेल के दौरान या इसको प्रिपेयर करने के दौरान जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और वो जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो पर्टिकुलरली उसी गुड्स के होने चाहिए जिसकी हम सेल्स कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कि दोनों की मैचिंग होनी चाहिए, किस किस की, एक्सपेंसेस की और रेवेन्यू की। अब एक्सपेंस और रेवेन्यू दोनों सेम नहीं हो सकता है, ठीक है, मतलब मॉनेटरी टर्म्स में बात करें, बट हमें सिर्फ मैच ये करना है कि सेम गुड्स की ही हम एक्सपेंसेस जो भी हुए हैं वो लिखें और उससे जो रेवेन्यू आ रहा है वो भी लिखें, ठीक है। तो सेम गुड्स का लिखें। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास कि जो गुड्स हैं वो पर्टिकुलर गुड होना चाहिए जिसका एक्सपेंसेस और रेवेन्यू की बात करें। और दूसरी चीज़ है कि अकाउंटिंग पीरियड भी मैच होना चाहिए। अकाउंटिंग पीरियड मैच होने से मतलब ये है कि जो आपके पास जिस पीरियड का एक्सपेंस है उसी पीरियड का रेवेन्यू की बात होनी चाहिए। मतलब अगर मैं एक पर्टिकुलर पीरियड की रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ तो उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो हमारे पास उस पीरियड के दौरान एक्सपेंसेस हुए हैं वो दोनों भी हमें मैच होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं 2011 का रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ बट हमारे पास जो मैं एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ वो 2013 की कर रहा हूँ, तो ये दोनों ऐसे हम दोनों को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी याद रखना। तो एक्यूरेट कंसेप्ट जो नेक्स्ट हमारे पास है ये मैंने आपको 2 बार समझा दिया है, ठीक है। पिछली 2 वीडियोस में मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये आप वहां से देख लेना। ये नॉन कैश इवेंट्स के लिए हम इसको इसके साथ डील करते हैं, ठीक है। तो ये सब वहां से आप समझ लेना थोड़ा। इसका नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास टेबल मॉनेटरी यूनिट। तो इसमें क्या बोलते हैं कि जो भी हम यूनिट यूज कर रहे हैं, मॉनेटरी मतलब मनी का जो भी यूनिट्स कर रहे हैं यूज, जैसे मान लो हम इंडिया में रुपीज यूज कर रहे हैं तो उसको हमें मानना है कि उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो पावर है वो स्टेबल है थ्रू आउट द अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। वो थ्रू आउट स्टेबल मानेंगे, बट एक्चुअली ये जो है कंसेप्ट ये अनरियल है, ठीक है। मतलब आप ऐसा कंसीडर नहीं कर सकते, तो बट फिर भी हम इसको कंसीडर करते हैं। बट इसके ऊपर काफ़ी सारे मतलब अभी तक चर्चाएं चल रही हैं कि इसको रिमूव किया जाए। इसको अगर हम समझने की कोशिश करें, ठीक है, तो जैसे मान लो आपने कोई लैंड खरीदी थी, तो लैंड एक तरह का आपके पास एसेट है बिजनेस के लिए। जब आपने खरीदी थी वो थी 10,000 की, ठीक है। लैंड कोई खरीदी थी आपने 10,000 की, बट आज अगर मैं बात करूं वही लैंड 2015 में, ये आपने खरीदी थी मान लो 1980 में। आज वही लैंड अगर मान लो कि मेरे पास क्या है कि वो आ गई है 10 लाख की हो गई है, ठीक है। तो जो प्राइस है इसका काफ़ी ज़्यादा वेरी कर चुका है, बट हम इसका बेस जो लेंगे वो यही लेंगे, ठीक है। बेस क्यों लेंगे हम इसका, यही हमने पीछे कंसेप्ट पढ़े थे ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। और हमने कॉस्ट कंसेप्ट पढ़ा था। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट क्या बोलता था कि आपके पास प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। तो उस टाइम का जो सीपी वैल्यू था, उसका कॉस्ट प्राइस था या फिर एक्विजिशन प्राइस था जो उसका, वो हमारे पास 10,000 था, उसका प्रूफ था, तो वही हमने रिकॉर्ड करके रखा, उसी को बेस मान रहे हैं। अब मान लो कि उस पे आज के टाइम पे अगर मैं बात कर रहा हूँ कि 10,000 का, तो उसके ऊपर सिर्फ डेप्रीसिएशन कास्ट आ रही है, तो उस हिसाब से तो इस एसेट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। बट ऑन द अदर हैंड अगर रियल वैल्यू बात करूँ तो मैं 10 लाख है, तो यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे पास जो है लिमिटेशंस हैं अभी इन कंसेप्ट में बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है हमारे पास कंजर्वेटिज्म, ठीक। कंजर्वेटिज्म क्या है कि हमारे पास कि हमें कभी भी एक प्रॉफिट को ओवर एस्टिमेट नहीं करना है, ठीक है, नहीं करना है। और उसके साथ साथ हमें अगर हो सके तो अगर नो प्रॉफिट को भी कंसीडर कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये कंसेप्ट इसमें ये बताता है। और अगर हमें लॉसेस की बात करूं तो जितने भी पॉसिबल लॉसेस हैं, मैक्सिमम जो भी लॉसेस हो सकते हैं उन सबको हमें कंसीडर करना है। सो ये इसमें हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आप मान लो कि हमने अभी देखा था कि जब भी हम अनसोल्ड गुड्स की बात कर रहे थे, तो अनसोल्ड गुड्स को हम जब अकाउंट्स में लिख रहे थे तो उसमें हमने लिखा था उसको कि जो भी चीज़ मार्केट प्राइस या कॉस्ट प्राइस जो भी लेस होगी उस पर हम लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या था कि हम क्या कर रहे हैं, उस गुड्स की जो मिनिमम प्रॉफिट हमें हो सकता है वो कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। हम मैक्सिमम प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे, मिनिमम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और वैसे ही
जो भी इसमें लॉसेस हो सकते हैं तो वो सब भी हम कंसीडर करते हैं, वो हमें मैक्सिमम जितने हो सकते हैं वो करने हैं और प्रॉफिट जो है मिनिमम जितना हो सकता है वो करना है। ठीक है, ये है इस कंसेप्ट का मतलब। सो नेक्स्ट लास्ट कंसेप्ट हमारे पास है फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। तो ये हमें बताता है कि कोई भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनानी है उसको ये मद्देनजर रख के बनाना है कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन यूजर्स ने डिमांड की है वो सब उसमें डिस्क्लोज हो। ठीक है, तो अगर कोई भी आप मेथड चेंज कर रहे हो या कुछ भी आप चेंज कर रहे हो उसमें, तो वो आपको क्या करना है, उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, जिसके लिए आपने एक स्टैंडर्ड भी पढ़ा था। ठीक है, उस स्टैंडर्ड के थ्रू, स्टैंडर्ड AS1, तो उसमें आपको लिखा होता है कि हमेशा हमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो यूजर्स के द्वारा डिमांड की गई हैं उन सबको आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप पॉलिसी में कोई चेंज कर रहे हो तो उसको भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ आया होगा कंसेप्ट का लेक्चर।